गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में हमारी संस्था के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज चलाने का हमने निर्णय किया है, क्योंकि जो कोरोना चल रहा है उस कोरोना के कारण हम सभी बच्चों को, जब तक ये कोरोना रहेगा थोड़ा सा, जब तक ये सरकार इसकी अनुमति नहीं देती, हम ऑनलाइन क्लासेज चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी बच्चों को जो क्लासेज दी जाएंगी वो सभी के लिए कारगर सिद्ध होंगी। तो सभी बच्चे हमारे इन वीडियो को जो हम डालें उनको ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो वो अपनी समस्याओं को हम सभी टीचरों से, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। बीएससी फाइनल का एक ग्रुप है, बीएससी सेकेंड ईयर का एक ग्रुप है और बीएससी फर्स्ट ईयर का एक ग्रुप है। इन सभी ग्रुपों में हम लोगों ने सभी बच्चों को ऐड किया हुआ है। जिन बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उस पर अगर समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप पर उन समस्याओं को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आज बीएससी थर्ड ईयर की क्लास लेने वाला हूं, बॉटनी की। डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। बीएससी फाइनल ईयर बॉटनी, देखिए आप सब स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में प्लांटों के बारे में सारे प्लांट्सों के बारे में पढ़ के आए हैं। फर्स्ट ईयर में हमने शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा। सेकंड ईयर में हमने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा। अब फाइनल ईयर में हम लोग इन प्लांट्सों के पढ़ने के अलावा इन प्लांट्स की पहला पेपर होगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी। पहला पेपर होगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी। दूसरा पेपर होगा आपका इकोलॉजी और तीसरा पेपर होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, इन तीन पेपरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फाइनल ईयर में सबसे अच्छी बात यह है कि हम सारे प्लांट्सों को पढ़ के आए हैं, चूंकि तो इनके बारे में केवल पादप कार्यकी, पादप कैसे कार्य करते हैं, पादपों की कार्यकी क्या है, पादपों का प्रकृति के साथ संबंध क्या है, हम पादपों को प्रकृति के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, उनके अंदर वाली अंतर क्रियाएं जो होती हैं उनका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, ये सभी हम चीज़ें पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। उसके बाद पादप और अन्य जैविक और अजैविक घटकों के संबंधों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, प्रकृति के साथ जो संबंधों का अध्ययन करते हैं, वो करते हैं हम इकोलॉजी के अंतर्गत। और लास्ट में आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी जिसे हम कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के अंदर हम प्लांट्स को कैसे सुपर बना सकते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार प्लांट्स को हम कैसे उनसे फल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अनाज प्राप्त कर सकते हैं, कौन से पादप हमारे लिए उपयोगी हैं, किन पादपों को हमें उगाना है, कैसे हमें बीज चाहिए, कैसे हमें फल चाहिए, इन सब का जो हम अध्ययन करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हम पहली पुस्तक, आपकी पहला जो पेपर है वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पादप कार्यकी, एक वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पादप कार्यकी का, इनको जनक कहते हैं, इन्होंने पादप कार्यकी के बारे में अध्ययन किया। इन्होंने बताया प्लांट फिजियोलॉजी का अर्थ होता है पादपों की क्रियाओं का प्रकृति के साथ अध्ययन करना, प्रकृति के साथ संबंधों का अध्ययन करना, ये आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पादपों का हम प्रकृति के साथ अध्ययन करते हैं। तो ये पादपों की क्रियाएं क्या होती हैं। पादपों में चूंकि आपने नाम सुना होगा उपापचय, पादप उपापचय। उपापचय का मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है ये मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रियाएं चूंकि दो प्रकार की होती हैं। एक तो होता है अपचय और एक होता है उपचय। इसे कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म, इसे कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म, इसे कहते हैं हम एनाबॉलिज्म। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो अपचय, एक उपचय। पादप के अंदर दो प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। एक तो होता है अणुओं को तोड़ना, किसी भी कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको तोड़ना आता है हमारा अपचय के अंतर्गत। अणुओं का टूटना, छोटे छोटे खंडों में टूटना अपचय के अंतर्गत आता है। और अणुओं का जुड़ना, अणुओं का बनना, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होना, किसी प्रकार का पादपों का संश्लेषण होना, संश्लेषण उपचय के अंतर्गत, एनाबॉलिज्म के अंतर्गत
आता है। तो ये दो प्रकार की क्रियाएं पादपों के अंदर होती है। पादप जल संबंध, पादपों का जल के साथ क्या संबंध है, वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं पादप जल संबंध के अंतर्गत। देखिए, पादप चूंकि जल एक महत्वपूर्ण अवयव है सभी जीवों के लिए। जीव का मतलब क्या है, जीव क्या है, जीव किसे कहते हैं। देखिए, जीव वो हैं जो उपापचयी क्रियाएं करते हैं, उन्हें हम जीव कहते हैं। मतलब उनके अंतर्गत श्वसन, उत्सर्जन, जनन, ये सब जो क्रियाएं जिन चीज़ों के अंतर्गत होती हैं वो सभी जीव हैं। तो देखिए, जीव पादप भी क्या है, जीव है, क्योंकि पादप श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, जनन भी करता है। तो ये सब जो है क्रियाएं जो है वो पादप भी जीव है। तो पादप जल संबंध क्या है। देखिए, जल संबंध दो प्रकार से बनता है। पादपों में जल जो है वो पादपों में महत्वपूर्ण होता है। ये संबंध जल कैसे ऊपर चढ़ता है, तो देखिए दो प्रकार के बल लगते हैं पादपों में। एक तो होता है ससंजन बल, एक होता है आसंजन बल। ये दो प्रकार के बल हैं जिनके माध्यम से जल जो है वो पादपों में नीचे से ऊपर की ओर गमन करता है। समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल ससंजन बल और असमान अणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजन कहलाता है। ठीक है भाई। देखिए, अब ये तो हुई हमारी सामान्य प्लांट फिजियोलॉजी की बात, क्या है कैसे है। सर्वप्रथम हमारा पहला चैप्टर जो इसके अंतर्गत आता है उसे वो है हमारा परासरण। परासरण एक दूसरी इसकी जस्ट क्रिया है, एक विसरण। देखिए, विसरण और परासरण क्या है। ये अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का जो गमन होता है वो कहलाता है विसरण। कहाँ से, अधिक सांद्रता से बिलियन के अणुओं का कम सांद्रता की ओर गमन कहलाता है आपका विसरण। ठीक है। जैसे देखिए, हमने कमरे में अगरबत्ती एक कोने में लगाई, वहाँ पर जो हमारा विलायक है, जो वहाँ पर जो अणु है उसके अगरबत्ती के जो अगरबत्ती की जो खुशबू है वहाँ पर उनकी सांद्रता अधिक है, तो वहाँ से अधिक सांद्रता से अणुओं का अपनी कम सांद्रता की ओर गमन। सेंट की शीशी हमने एक कोने में खोली, वहाँ से खुलते ही वो पूरे कमरे में महक जाती है। तो ये क्रिया जो होती है वो क्रिया कहलाती है आपकी विसरण। ठीक है। दूसरा आता है हमारा परासरण। परासरण क्या है, परासरण भी अपनी अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन जो है वो आपका क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। लेकिन इसमें एक चीज जरूर होती है, अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन होना, यह कहलाता है आपका परासरण। देखिए, परासरण के अंतर्गत चीजें आती हैं, दो प्रकार का होता है। नंबर एक अंतः परासरण और दूसरा होता है आपका बाह्य परासरण। देखिए, दो चीजें हैं, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। मैं आपको एग्जांपल सहित बताता हूं। देखिए, हम एक बीकर लेते हैं, इस बीकर के अंतर्गत जो है हमने शर्करा घोल ले लिया। क्या ले लिया, शर्करा का घोल। ठीक है। दूसरे बीकर के अंदर हमने जल ले लिया। क्या ले लिया, जल। ठीक है। अब देखिए, इसमें शर्करा घोल में हमने क्या किया, एक आलू लिया, आलू में एक खांचा काटा और खांचे को काट करके इसमें जल भर दिया। क्या भर दिया, इसमें जल। ठीक है। एक दूसरा आलू लेकर के हमने केवल उसको जल में रखा, इसमें शर्करा घोल भर दिया। क्या भर दिया, इसमें शर्करा का घोल भर दिया। ये जल है, ये जल है और ये शर्करा घोल है। देखिए, हमने देखा कि यहां पर जल जो है वो कम हो जाता है, यहां पर जल इसमें प्रवेश करता है, इसका स्तर ऊंचा हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि बिलियन के अणु अपनी अधिक सांद्रता से
कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा इस आलू के अंदर प्रवेश कर गए। इसे कहते हैं हम अंतःपरासरण। जल के अणुओं का बाहर आना, विलयन में आना, इसे कहते हैं हम बाह्य परासरण। ठीक है भाई, ये हुआ हमारा परासरण। ठीक है, परासरण के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी जिसे हम कहते हैं ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है, किसे कहते हैं परासरण दाब, ओपी क्या है? देखिए, पदार्थ के अणुओं को विलयन के अणुओं को ब्लैक में जाने से या विलयन अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अंदर जाने से रोकने के लिए जो बल लगता है, विलयन के अणुओं का किसी माध्यम में रोकने, जैसे ये हमारा एक थिसिल कीप ले लेते हैं हम। देखिए, मूत्राशय झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। मूत्राशय झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम होती है। ठीक है, हम एक और प्रयोग करते हैं। इस मूत्राशय झिल्ली को हम जल भर करके इसमें हमने शर्करा भर दिया। ये मूत्राशय झिल्ली इसके ऊपर लगा दी, इसमें शर्करा का घोल भर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने जल भर दिया। तो हम क्या देखते हैं, शर्करा का घोल भरा हुआ है कीप के अंदर, झिल्ली लगी हुई है, जल के अंदर हमने इसको रख दिया। हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद इस कीप का जल स्तर जो है बढ़ जाता है। जल स्तर क्यों बढ़ा? अंतःपरासरण क्रिया हुई। किसकी क्रिया हुई? अंतःपरासरण की। अब इन अणुओं, जल के अणुओं को जो रोकने के लिए जो बल लगता है, विलयन से ब्लैक में जाने रोकने के जो बल लगता है, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। एक होता है हमारा भित्ति दाब WP, एक होता है हमारा टर्गर प्रेशर TP। देखिए, 2 दाब है, ये स्फीत दाब कहलाता है, स्फीत दाब, ये कहलाता है हमारा भित्ति दाब। देखिए, इसको समझने का प्रयास करें। कोई कोशिका है, जब वो सरत अवस्था में होती है, सरत मीन्स अपनी सामान्य अवस्था में होती है, ठीक है, उस समय उसका OP और TP ये दोनों बराबर होते हैं सरत अवस्था में। कोई कोशिका अगर स्फीत अवस्था में होती है, देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ भित्ति दाब क्या है, OP क्या है। ये कोशिका है, ये कोशिका सलत अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? सलत अवस्था में है। इस पर कोई दाब नहीं है उस समय। जब ये कोशिका स्फीत होती है, फूलती है, उस समय फूलने पर अंदर से बाहर की ओर जो बल लगता है, अंदर से बाहर की ओर जो बल लगता है, उसे स्फीत दाब कहते हैं, TP कहते हैं। अंदर से बाहर की ओर जो भित्ति पर जो बल लगता है, उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं, स्फीत दाब कहते हैं। समझ में आई आपको चीज? दूसरी बात, इस भित्ति के द्वारा अंदर की ओर जो बल लगाया जाता है, चूंकि भित्ति कोशिका हमारी स्फीत है, स्फीत कोशिका जब होती है तो भित्ति के द्वारा जो बल लगता है अंदर की ओर, कोशिका को फटने से बचाने के लिए, उस दाब को हम WP यानी कि भित्ति दाब कहते हैं, वॉल प्रेशर कहते हैं। ये हमारा एक सामान्य सी चीज हुई। हमें 3 चीज समझ में आई, OP क्या होता है, WP क्या होता है, TP क्या होता है। एक और आता है आपका DPD, विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता, देखिए ये क्या है? किसी विलायक और विलयन के अणुओं के मध्य जो विसरण दाब में जो अंतर होता है, अणुओं के मध्य विसरण दाब में अंतर जो होता है, उसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, DPD कहते हैं। विलायक और विलयन के अणुओं के मध्य जो विसरण दाब में जो अंतर होता है, वो अंतर जो है वो आपकी विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। ठीक है, एक सूत्र आता है DPD बराबर OP माइनस TP। DPD बराबर OP माइनस TP। देखिए, जब
कोशिका सलत होती है, जब कोशिका सलत होती है तो टीपी बराबर 0 होता है सलत अवस्था में। जब कोशिका क्या है, सलत है, टी बराबर 0, तो उस समय डीपीडी जो होता है वो ओपी के बराबर होता है, अर्थात कोशिका के अंदर पानी की कमी है। ठीक है, हम इसको डीपीडी कह सकते हैं पानी की मांग, जल की मांग। डीपीडी को कह सकते हैं हम जल की मांग। जब कोशिका सलत होती है तो टीपी क्या होता है, 0 होता है। जब कोशिका स्फीत होती है, जब कोशिका स्फीत मतलब पूर्ण स्फीत मतलब टीपी बराबर ओपी, जब टीपी बराबर ओपी होता है उस समय डीपीडी 0 होता है, डीपीडी बराबर 0 इस अवस्था में। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब कोशिका पूर्णतः स्फीत होगी, जब कोशिका पूर्णतः स्फीत होगी तो टीपी जो है वो ओपी के बराबर होगा, और जब ये दोनों बराबर होंगे तो डीपीडी का मान हमेशा 0 आता है। और तीसरी अवस्था आती है कि मान लीजिए कोशिका संकुचित है, सिकुड़ी हुई है, अर्थात टीपी माइनस में है, अर्थात टीपी क्या है आपका, माइनस में है, टीपी बराबर माइनस। ठीक है, उस समय डीपीडी जो है वो ओपी से अधिक होता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए आप एक सूत्र याद रखें, वो सूत्र है आपका डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये सामान्य सूत्र जो है वो आपको याद होना चाहिए। आप इसको डब्ल्यूपी भी कर सकते हैं, बॉल प्रेशर भी कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इस सूत्र के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। जब कोशिका पूर्ण स्फीत हो, स्फीत हो मतलब टीपी जो है वो ओपी के बराबर हो, अर्थात ओपी बराबर टीपी। जब क्या हो, ओपी और टीपी क्या हो, बराबर हो, उस समय डीपीडी बराबर 0। क्यों? मान लीजिए ओपी भी हमारा क्या है 10 है और टीपी भी हमारा क्या है 10 है, तो डीपीडी क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ये क्या है, पूर्ण स्फीत कोशिका में है। किस में है ये, पूर्ण स्फीत कोशिका में। दूसरी अवस्था आती है जब कोशिका सलत हो, जब कोशिका सलत हो। देखिए मतलब कोशिका में क्या हो, सलत अवस्था में ओपी में, सलत अवस्था में होने पर क्या होगा, आपका टीपी बराबर 0 होगा। टी बराबर क्या 0 होगा, और ओपी हमारा 10 है, 10 है, तो डीपीडी जो होगा आपका वो हो जाएगा 10 - 0 अर्थात 10। तो उस समय क्या होगा आपका डीपीडी बराबर ओपी। ये दूसरा है अपना। तीसरी अवस्था आती है इसकी संकुचित अवस्था, जब कोशिका संकुचित हो। अब संकुचित मीन कोशिका सिकुड़ी हुई हो। जब हम किसी कोशिका को अधिक विलायक में रखेंगे या विलायक की जिसमें मात्रा अधिक होगी उसमें रखेंगे, जब अधिक सांद्र विलयन में रखेंगे, तो सांद्र विलयन में रखने का मतलब है कि कोशिका जो है वो अपने अंदर से, कोशिका अंदर से क्या होगा, रस निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्या होगा, बाह्य परासरण होगा। क्या होगा, बाह्य परासरण। क्यों होगा, क्योंकि मान लीजिए देखिए इसमें शर्करा का घोल है, शर्करा घोल है, अर्थात जो है विलयन कैसा है, सांद्र है। कैसा विलयन है, सांद्र विलयन। इस सांद्र विलयन के अंतर्गत हम कोशिका को रखेंगे तो कोशिका के अंदर से जल जो है वो बाहर आएगा। कहाँ आएगा, बाहर आएगा। क्यों आएगा, हमने अभी पढ़ा परासरण, परासरण पढ़ा हमने अभी। परासरण का मतलब क्या है, जब विलयन के अणु, किसके अणु, विलयन के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा गमन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। और चूंकि जब सांद्र विलयन है, इसके अंदर विलयन कैसा है, अब आपका तनु है, तो विलयन क्या होगा, इसके अणु विलयन के अणु कहाँ आएंगे, कोशिका से बाहर आएंगे, कोशिका संकुचित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। तो जब कोशिका संकुचित हो, देखिए जब कोशिका क्या हो, जब कोशिका संकुचित हो, देखिए अब क्या होगा, टीपी जो होगा हमारा माइनस में होगा। मान लीजिए -2 है, क्या है आपका -2। अब देखिए क्या आ जाएगा, ओपी आपका 10 है ही, ठीक है, तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब देखिए ओपी 10 - -2। अब चूंकि
अपन बायो के हैं, फिर भी इतना तो जानते हैं कि माइनस और माइनस को जब गुणा करते हैं तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 12, तो डीपीडी बराबर 12। इसका मतलब डीपीडी क्या है, ओपी से अधिक है। कौन सी अवस्था में, संकुचित अवस्था में। तीन हमने अब 5 चीजें आपने ध्यान से पढ़ी, मैंने आपको 5 चीजें बताई। पहली चीज थी विसरण। पहली चीज थी क्या, विसरण। अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल दिया था, एक कोने में अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती खुशबू पूरे कमरे में हो जाती है। एक कमरे में हम सेंटी खुली शीशी रखें, एक कोने से पूरे कमरे में फैल जाती है। ये क्रिया जो होती है वो विसरण के माध्यम से होती है। ठीक है, दूसरी चीज पढ़ी हमने परासरण। दूसरी क्या पढ़ी हमने, परासरण। ठीक है, मैंने बताया क्रिया यही है, लेकिन बीच में क्या जाती है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन जो है वो आपका परासरण कहलाता है। मैंने 2 प्रकार का बताया आपको, बाह्य परासरण और अंत्य परासरण। जब विलयन के अणु किसी कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं तो अंत्य परासरण कहलाता है। जब विलयन के अणु कोशिका के अंदर से जब किसी हाइपर सॉल्यूशन में अर्थात सर्करा के माध्यम में अर्थात सांद्र विलयन में हम किसी कोशिका को रखते हैं तो कोशिका के जो है वो अणु, कोशिका के अंदर के जो तरल पदार्थ है उसके अणु बाहर आते हैं, ये हमारा बाह्य परासरण कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया 3 चीज़ बताई। एक होता है हमारा परासरण दाब। इन अणुओं को जब अंतःपरासनिक क्रिया के द्वारा जब अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, उन अणुओं को रोकने के लिए जो बल लगता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, मैंने दूसरी चीज़ बताई आपको टर्गर प्रेशर। जब कोशिका स्फीत अवस्था में होती है तो अंदर से बाहर की ओर जो बल लगता है उसे हम टर्गर प्रेशर अर्थात हम क्या कहते हैं, स्फीत दाब कहते हैं। स्फीत दाब को कोशिका को फटने से बचाने के लिए जो दाब लगाया जाता है, जो भित्ति के द्वारा जो बल लगता है अंदर की ओर, उसे हम भित्ति दाब कहते हैं, WP कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसका एक वो दिया था, एक डीपीडी विसरण दाब न्यूनता। मैंने आपको बताया था कि विलयन और विलायक के अणुओं को मध्य जो विसरण दाब का जो अंतर होता है उसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं, डीपीडी कहते हैं। मैंने आपको इसका एक सॉल्यूशन दिया था। इनका जो संबंध होता है वो होता है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। इसका मैंने आपको 3 अवस्थाएं बताई थी कोशिका की। जब कोशिका पूर्ण स्फीत अवस्था में होती है तो ओपी और डीपीडी आपका 0 होता है। जब कोशिका आपकी कौन सी अवस्था में हो, अर्थात 0 से मतलब जितना ओपी होगा उतना होगा, जितना ओपी होगा, सॉरी इस अवस्था में तो क्या होगा आपका पूर्ण अवस्था में तो डीपीडी 0 होगा। जब कोशिका सलब्ध अवस्था में हो, कैसी अवस्था में हो, सलब्ध अवस्था में हो, उस समय टीपी 0 होता है, तो जो है आपका डीपीडी जो है वो ओपी के बराबर होगा। ठीक है, जब कोशिका आपकी क्या हो, संकुचित हो, तो क्या होगा आपका डीपीडी ओपी से अधिक होगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, आपका पहली यूनिट का पहला चैप्टर समाप्त हुआ। आप अब इसको आज देख करके और आप मुझे बताएंगे आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको हम कल अगली क्लास में आपको देंगे। थैंक यू।